गवार बहू की मॉडर्न सहेली। गौरी और सानवी दोनों सहेलियां हैं। दोनों के बीच अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार खड़े होते हुए भी उनकी दोस्ती में कमी नहीं आई। जहां सानवी के पिता रामपाल कई कारखानों और मिलों के मालिक हैं, वहीं गौरी के पिता गोपी एक गरीब मजदूर है। इसलिए गोपी जो भी कमाता वो घर खर्च में खत्म हो जाता। एक दिन की बात है, गौरी और सानवी स्कूल से बातें करते हुए घर लौट रही होती हैं। गौरी, ये बता, स्कूल खत्म होने के बाद क्या करने का सोचा है तूने? मैंने कुछ सोचा नहीं है सानवी। क्यों? मैंने तो सोचा है कि 12वीं के बाद हम दोनों सहेलियां LLB करेंगे। सानवी के इस कहे पर गौरी की आंखों के आगे उसकी गरीब जिंदगी की झलक उभर आती है और वह उदास मन से कहती है, सानवी, तू तो जानती है बापू बड़ी मुश्किल से घर चला रहे हैं और फिर वकालत की पढ़ाई में बहुत खर्चा लगता है। और वैसे भी गांव की गरीब लड़कियों को 18 साल की होते ही उसकी शादी कर दी जाती है और फिर उन सपनों को देखने का क्या फायदा जिन्हें टूटना है। ऐसा कहते हुए गौरी की आंखों में आंसू भर जाते हैं और गौरी पढ़ना चाहती थी, मगर घर में छाई घनघोर गरीबी के कारण उसने पढ़ने के सपने छोड़ दिए। समय ढलता गया, जिसके साथ कुछ साल बीत जाते हैं और दोनों सहेलियों की स्कूली पढ़ाई पूरी हो गई। ऐसे में गौरी के घर में शादी की बात चलने लगी। अरे गौरी बेटी, तेरे लिए रिश्ता आया है। राजेश नाम है लड़के का। मैंने तस्वीर देख ली है, तू भी देख ले। पर बापू, मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? गौरी बेटी, जानती है, बेटियां जितनी बाप के लिए बोझ नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा जमाने के लिए बोझ होती हैं। और वैसे भी एक गरीब के घर आंगन में बड़े जतन से बारात आती है। तू शादी करके अपने घर चली जा बेटी। गौरी ने अपने पिता के फैसले के आगे अपना सर झुका दिया और गौरी की शादी के बाद दोनों सहेलियां बिछड़ गईं। जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए सानवी विदेश चली गई। गौरी का ससुराल बहुत ही गरीब था। ईंट का बना 2 कमरा जिस पर छप्पर की छत चढ़ी हुई थी और मिट्टी का कच्चा आंगन उनके घर में छिपी गरीबी को बयां कर रही थी। गौरी, मैं अमीर नहीं, न मेरे पास खास आमदनी है। समझता हूँ तुम्हारे लिए मेरे गरीब घर में घुलना मिलना आसान नहीं होगा। अजी, ऐसा क्यों सोचते हैं? परिवार का मोल रिश्तों में बसे प्यार से होता है, पैसे से नहीं। मैं खुश हूँ। गौरी के कहे बातों से राजेश के मन से बोझ उतर गया। समय ढलता गया। इसी बीच सानवी विदेश के NRI अर्चित के प्यार में पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। और सानवी पूरे 5 साल के बाद गाँव आकर सीधे अपनी सहेली के ससुराल आती है। शॉर्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप के साथ सानवी ने हाई हील्स पहने थे। इतने साल बाद भी गौरी ने उसे पहचान लिया और भरी आंखों से भागकर सानवी को गले से लगा लिया। सानवी, कितने सालों बाद देख रही हूँ तुझे, चल अंदर आजा। सानवी के साथ अर्चित भी अंदर आ जाता है। गौरी अपनी सहेली के स्वागत में लग जाती है। वह जल्दी से चूल्हा जलाकर आंगन में लगे तुलसी के पत्ते तोड़कर तुलसी वाली चाय बनाने लगती है, जिसे देखकर सानवी घमंडी स्वर में कहती है, ओह गॉड गौरी, जमाना इतना मॉडर्न हो गया और तू अभी भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। मेरी प्यारी सहेली, मुझे इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना अच्छा लगता है। वैसे भी मिट्टी का मोल गांव वालों के मन से कहाँ मिटता है। यू नो व्हाट गौरी, तुम ना बिल्कुल नहीं बदली, गवार की गवार रह गई। बेटी, हम गांव के जरूर हैं मगर गवार नहीं। व्हाटएवर। अरे तू अपना पारा मत चढ़ा, ये ले चाय पी। जैसे ही गौरी की सहेली तुलसी चाय की घूंट पीती है तो उस चाय को थूक कर कहती है, व्हाट इज दिस गौरी, ये कैसे गवारों वाली चाय बनाई है तुमने, कितनी कड़वी है ये। बट सानवी, ये चाय हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ओह प्लीज अर्चित, अब तुम शुरू मत हो, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस टी। अपनी मॉडर्न सहेली सानवी के शब्दों में झलकते घमंडी स्वभाव को देखकर गौरी को बुरा लगता है, मगर वो बात संभालते हुए कहती है, अरे मेरी नकचिड़ी सहेली, तेरी इतनी सी नाक पर इतना सारा गुस्सा आखिर आता कहाँ से है? चल मैं तुझे बाजार की बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ। माँ जी, मैं जाऊँ? ओह गॉड गौरी, इट्स सच अ बोरिंग मार्केट। जाने के लिए भी तुम्हें अपने ससुराल वालों की परमिशन लेनी पड़ती है। ये गंवारपंती है, मगर हम गांव वालों के लिए इसे संस्कार कहते हैं। बेटी जा, अपनी मॉडर्न सहेली को गांव की हवा खिला ला। इसके बाद गौरी कहती है, सानवी तुम मेरी साड़ी पहन लो, गांव में ऐसे छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते। क्यों, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? कितने क्लासी लग रहे हैं। और फिर मैं ऐसे गवार गांव वालों के लिए अपने कपड़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं?
सानवी के शब्दों में फूटते घमंड को देखकर गौरी चुप होना ही सही समझती है, जिसके बाद वह अर्चित और सानवी को घुमाने लेकर जाती है, जहां गांव वालों की नजर सानवी के कपड़ों पर गड़ी होती है। ऐसे ही रात ढलती है और सुबह होते ही गौरी गाय के गोबर से घर आंगन लीप रही होती है। तभी कमरे से बाहर आते वक्त सानवी का पांव फिसल जाता है और उसका शरीर गोबर से सन जाता है। ओह गॉड, ये कितनी गंदी स्मेल है, कैसी है? छी गौरी, आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम सचमुच में पढ़े लिखे गवार हो। अरे पोछा लगाने के लिए लाइजॉल फिनाइल आता है, पर तुम गोबर से घर गंदा क्यों कर रही हो? सानवी, आज इतवार है और इतवार के दिन घर आंगन गाय के गोबर से लीपने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। ओह रियली? अगर सच में तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होता तो तुम्हारा गरीब ससुराल इस फूस के घर में क्यों दिन गिन रहा है? ये सब सिर्फ गंवारपंती है और कुछ भी नहीं। ये देसी नुस्खे और ये घिसी पिटी रीत रिवायत किसी काम की नहीं। यू नो व्हाट, अगर तुमने अपनी लाइफ के लिए एक स्टेप ले लिया होता तो तुम्हें चूल्हा ना फूंकना पड़ता, मगर तुमने अपनी किस्मत खुद फोड़ी। मुझे देखो, मलेशिया में मेरी जिंदगी मजे से कट रही थी। मैं अर्चित के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ ताकि उसे जांच परख सकूं, ताकि बाद में मुझे अपने फैसले पर पछताना ना पड़े, क्योंकि जमाना मॉडर्न हो चुका है। सानवी, जमाना या फिर तुम भी चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाओ, मगर ये संस्कार ही हैं जो आज भी इस गांव के हर घर में रिश्तों को बांधे हुए हैं। और जिस विदेश की तुम बातें करती हो, वहाँ हर दूसरे रिश्ते टूटते हैं। गौरी की कही बातों से सानवी का मुंह बंद हो जाता और तभी पूरा गांव पहली फसल की कटाई पर खुशी के गीत गुनगुनाते हैं, जिसे देखकर सानवी गौरी के साथ फसल की कटाई देखने के लिए गेहूं के खेतों में उतर जाती है। वाह, इट्स अमेजिंग गौरी, ये ले मेरा फोन पकड़ और मेरी अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक कर दे। गौरी सानवी की तस्वीर खींचने लगती है, तभी एक काला सा करैत सांप सानवी को काट कर चला जाता है। सानवी, क्या हुआ? ओह गॉड, इसे तो सांप ने काट लिया। अचानक गौरी की नजर खेतों के किनारे उगी जड़ी बूटी के पौधे पर गड़ जाती है। गौरी बिना वक्त गवाए उस जड़ी बूटी को सांप के काटे जगह पर बांध देती है, जिसके बाद अर्चित उसे घर लेकर आता है और थोड़ी देर में डॉक्टर आकर सानवी का चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब, इट्स ऑल दैट ओके? यस मिस्टर अर्चित, एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू डॉक्टर। शुक्रिया मुझे नहीं, अपनी सहेली को कहिए। अगर इन्होंने ये जड़ी बूटियां अपने घाव पर नहीं बांधी होती तो ये जहर आपके शरीर में फैल जाता और आपकी जान चली जाती। गुड जॉब मिसेस गौरी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और सानवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वह बोलती है, सॉरी गौरी, मैंने तुम्हें हमेशा गंवार, गरीब और न जाने क्या कुछ नहीं कहा, मगर आज मुझे गिल्टी फील हो रहा है। तुमने मेरी जान बचाई। विदेश जाने के बाद मैं घमंडी हो गई और इसलिए मेरे मन से गाँव की मिट्टी की अहमियत खत्म हो गई थी, मगर आज मुझे इस गाँव और तुम्हारी कदर पता चल गई गौरी। मैं जानती थी मेरी प्यारी सहेली की बहुत जल्द तेरे आंखों पर चढ़ा घमंड दूर हो जाएगा। आज मुझे मेरी खोई हुई सहेली वापस मिल गई। ये कहकर दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं और सानवी अर्चित से शादी करके अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करती है। ओह गॉड, ये गर्मी। माँ जी प्लीज अब बस भी कीजिए, प्लीज मुझे मेरा बेडरूम बता दीजिए। दरवाजे पर खड़ी शिखा अपने ससुराल वालों के सामने अपनी झूठी शान का गुमान झाड़ रही थी। शिखा की शादी शीला के छोटे बेटे रवि से हो जाती है। शिखा की शादी से शीला को घर भर कर दहेज मिला था। शिखा को भी इसी बात का घमंड था कि वह अमीर घर से आई थी। वहीं शीला की बड़ी बहू गौरी बहुत ही गरीब घर से आई थी, इसलिए शीला को अपनी बड़ी बहू हमेशा खटकती थी। अरे रवि बेटा, शिखा बहू को कमरे में ले जा, देख बहू कैसे पसीने से भीग गई है। जी माँ, चलो शिखा। शिखा हाई हील्स पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। सुबह होने पर शिखा उखड़े मिजाज में कमरे से बाहर आकर बोलती है, व्हाट नॉनसेंस सासू मॉम, आपने बताया क्यों नहीं कि मेरे बेडरूम में एसी नहीं? मुझे 24 घंटे एसी में रहने की आदत है। आपने मेरी फर्स्ट नाइट पर पानी फेर दिया, पंखा भी मर मर कर चल रहा था। थैंक गॉड कि डैडी ने मुझे दहेज में गर्मी का सारा सामान दिया है। प्लीज मेरे दहेज में आई एसी मेरे कमरे में सेट कर दीजिए। शिखा का गुस्सैल मिजाज देखकर भी शीला उस पर पर्दा डालते हुए कहती है, हाँ हाँ, शाम तक एसी तेरे कमरे में लग जाएगी बहू। चल अब अपनी पहली रसोई की रस्म तो पूरी कर दे। ये सुनकर शिखा का मुंह उतर जाता है। जैसे तैसे वह पहली रसोई की रस्म निभाने के लिए रेडी हो जाती है और अपनी जेठानी के साथ किचन में आती है। शिखा, सबसे पहले हलवा बनाकर चूल्हा पूजन कर दो, तब तक मैं छोले भिगो देती हूँ। ठीक है। शिखा हलवा बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में किचन का कोना कोना गर्मी और भपके से भर जाता है, जिससे शिखा के माथे से जैसे पसीना चूता देखकर वो चिढ़कर कहती है,
ओह गॉड, इस गर्मी में खाना बनाना कितना मुश्किल है। अगर मैं 1 सेकंड भी यहाँ रुकी तो मैं गर्मी से बेहोश हो जाऊंगी। मैं तो चली। ये कहकर शिखा बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है, जहाँ घर के सभी सदस्य, घर के मुखिया महेश, गोपाल, रवि, निवेदिता और गौरी की बेटी चिंकी भी खाने की मेज पर बैठी थी। अरे छोटी बहू, बस तेरी ससुराल में पहली रसोई है और तू किचन छोड़कर यहाँ बैठी है। सॉरी ससुर जी, बट किसी की भूख के लिए मैं अपनी खूबसूरती के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं जेठानी जी जितनी बेवकूफ नहीं जो गर्मी में सड़कर आप सभी को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाऊं। ये कहकर शिखा अपने कमरे में जाकर एसी की ठंडी ठंडी हवा में मजे से मूवी देखती है। वहीं बेचारी गरीब जेठानी भरी गर्मी में सभी के लिए खाना बनाकर उनकी थाली में परोसती है, जिसे देखकर निवेदिता अपनी भाभी का हाथ बटाती है। भाभी, आप पसीने से भीग गई हैं और थक भी गई हैं। हाँ बैठ जाइए, घटा बड़ा मैं देख लूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं निवेदिता, बिठा ले इस गरीब भिखारिन को सर पर। खाना ही तो पकाया है, कोई पहाड़ तो तोड़कर नहीं आ रही है ना जो थक गई है। माँ, आखिर तुम बड़ी भाभी की इतनी बेकदरी क्यों करती हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आया बेचारी भाभी भूखे प्यासे सुबह से एक पांव पर नाच रही है? अपनी बेटी को गरीब गौरी के हक में बोलता देखकर अत्याचारी शीला गुस्से से भरकर बोलती है। बस निवेदिता, तू मेरा घर बिगाड़ रही है। शादी बीत चुकी है, अब मेरे ख्याल से तुझे अपने ससुराल लौट जाना चाहिए। निवेदिता अपना सामान लेकर जाने लगती है और जाते जाते गौरी को कहती है, गौरी भाभी, माँ कभी नहीं बदलेंगी, आपको अपने लिए आवाज उठानी होगी। चलती हूँ। गौरी के लिए ये सब झेलना आसान नहीं था, मगर उसे वो दिन याद था कि कैसे उसके गरीब बाप गोपी ने कर्ज में डूबकर उसे ससुराल भेजा था। यही कारण था कि इतना सब सहकर भी वह ससुराल में रहने को मजबूर थी। दिन बीतते गए, जिसके साथ गर्मियां और भी ज्यादा बढ़ गईं। ऐसे में शीला अपनी अमीर बहू के साथ मिल बैठी। एक दिन की बात है। गौरी, आज इतवार है, चलो मैं तुम्हें और चिंकी को बाहर घुमा लाता हूँ। जी अच्छा, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। गौरी काम में लग जाती है। वहीं चिंकी फ्रॉक पहनकर पूरे घर में घूमने लगती है। माँ जी देखिए ना, आज सुबह सुबह चिंकी कैसे चटर पटर कर रही है। कुछ बात है क्या? अभी पता चल जाएगा। चिंकी, अरे ओ चिंकी, यहाँ आना। जी दादी माँ। माँ जी, उसे मुझे हैंडल करने दीजिए। चिंकी देखो, मेरे पास चॉकलेट है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो बताओ। ये न्यू फ्रॉक क्यों पहनी है? क्योंकि पिताजी आज हमें घुमाने लेकर जाने वाले हैं। शिखा ने इस बात का फायदा उठाकर अपनी सास को खूब भड़काया और फिर, गौरी बहू, अरे ओ गौरी बहू, अरे ओ गरीब की बेटी कहाँ मर गई? जी माँ जी, बुलाया? हाँ, एक काम कर, बाजार जाकर कच्ची कैरियां ले आ। आज कड़क धूप है, कैरियां काट धोकर धूप में सुखा दे अचार बनाने के लिए। मगर माँ जी मैं तो, ये अगर मगर करना छोड़ और काम में लग जा। शिखा के सिखावे में आकर शीला ने वही किया और गरीब गौरी से उसकी छोटी सी खुशी भी छिन गई। बेचारी गरीब बहू का सारा दिन भरी गर्मी में छत पर अचार सुखाने पलटने में बीत गया और नीचे आते ही शिखा जेठानी को ऑर्डर फरमाने लगी। जेठानी जी, जरा जल्दी से मेरे लिए चिल्ड मिल्क शेक बना दो, मुझे फ्रेशनेस फील हो रही है। मगर देवरानी जी, मैं दिन भर की थकी हुई हूँ, इतना तो आप खुद भी कर सकती हो। क्यों रे भिखारिन, तेरे हाथों में घुन लगा है क्या? तुझे इस छत के नीचे इसलिए रहने दे रही हूँ ताकि तू काम करे, समझी? अब चल जा। गौरी शिखा को जूस बनाकर दे देती है। ऐसे ही शिखा हर दिन अपनी जेठानी को गरीब होने का एहसास दिलाने के लिए कोई ना कोई काम उसे थोप देती। एक दोपहर की बात है। जेठानी जी, मेरे सारे गर्मी के कपड़े गंदे हो गए हैं, इन्हें धो दीजिए और ये सारे कपड़े आपको हाथ से धोने हैं। गौरी सारा दिन धूप में बैठकर कपड़े धोती रही। शिखा अपने कमरे में ऐश करती रही। इस कारण गौरी को लू लग जाती है और वह बुरी तरह से बीमार हो जाती है। ऐसे में शीला उसे और चिंकी की ससुराल से मायके भेज देती है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए माँ जी। अरे निकल कामचोर कमबख्त, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। शीला अपनी गरीब बहू को निकाल फेंकती है। फिर उसी शाम, माँ जी प्लीज मेरे लिए फटाफट से कुछ लाइट फूड बना दीजिए, आई एम सो हंग्री सासू माँ। मगर शिखा, बहू के होते हुए सास खाना बनाए ये अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं गर्मी में खाना बनाऊं? माँ जी, मेरे पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, मैं तो बाहर से खा लूंगी, अब आप अपना खाना खुद बनाएं, बाय। ये कहकर शिखा अपना पर्स उठाकर चली जाती है और शीला गर्मी में पसीना बहाकर खाना बनाती है। इसी बीच उसका हाथ जल जाता है। माँ, मेरा हाथ।
अचानक निवेदिता घर के अंदर आती है और शीला को खाना बनाता देखकर वह किचन में आती है। ये क्या माँ, इतनी अमीर बहू की सास होते हुए खुद खाना बना रही हो? हाँ, ये तो होना ही था माँ, क्योंकि जो बहू आप पर जान न्यौछावर करती थी, आपने अपना मतलब निकालकर उस बेचारी गरीब को दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल जो फेंका। इतना सब बोलकर निवेदिता चली जाती है। ऐसे ही दिन ढलते हैं। दिन रात गर्मी में काम करके शीला का शरीर जैसे गलने लगता है। बावजूद इसके उसे अपनी अमीर बहू के ताने खाने पड़ते। इस बीच शीला को अपनी गरीब बहू की अहमियत का एहसास हो गया। ये मैंने क्या कर दिया, अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को घर से निकाल दिया। गोपाल बेटा, बहू को ले आ। गोपाल भागा भागा गौरी के मायके आकर रोते हुए सारी बात रखता है, जिसे जानकर गौरी ससुराल लौट आती है। उसे देख शीला पछताते हुए बोलती है, अपनी सास को माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, मगर अब पता चल गया कि अकेलेपन में पैसे भी काम नहीं आते। जिस बहू पर मुझे घमंड था वो खाक हो गया। तू मेरे घर की लक्ष्मी है बहू, आ जा। जिस मान सम्मान की ख्वाहिश गरीब गौरी की आंखों ने बड़े वक्त से देखा था, आज वह सच बनकर उसके सामने था। जहां गरीब होकर भी गौरी ने सारे रिश्ते पा लिए, वहीं शिखा ने अमीरी के घमंड में सब कुछ खो दिया।